ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिन्हें लोग इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। वो अक्सर अपने लेक्चर्स में ये लाइन बोलते सुने जाते हैं और उनके आलोचकों को शायद ये लाइन सी पसंद नहीं आती है। उनका कहना है कि मिर्ज़ा उनके बुज़ुर्गों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें बुरी भली बातें कहते हैं। वहीं उनके स्टूडेंट्स, जो मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स हैं, वो उनका बचाव करते हैं और वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा हर बात के पीछे किताबी रेफरेंसेस देते हैं, तर्क देते हैं, उनकी बात में लॉजिक रहता है। मिर्ज़ा के यूट्यूब चैनल में 31 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इससे आप उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर जितने वो लोकप्रिय हैं उतना ही विवादों में घिरे रहते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक उन पर 4 बड़े जानलेवा हमले हो चुके हैं। पर आज हम मिर्ज़ा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले महीने 25 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 30 दिन की रिमांड में उन्हें भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून के तहत हुई थी, पर बाद में उन पर एक बड़ा बेहद ख़तरनाक उन पर धारा लगा दी गई और ये धारा है पाकिस्तान की पीनल कोड की 295C, यानी ब्लास्फेमी की ये धारा है। हिंदी में इसे कहते हैं ईश निंदा। ये पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ की सबसे ख़तरनाक धारा मानी जाती है। इतनी ख़तरनाक कि इस वजह से किसी भी शख्स को उम्र कैद या फांसी तक की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान के ईश निंदा कानून बहुत विवादास्पद रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनका इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने में किया जाता है। अक्सर किसी के साथ आपकी पर्सनल दुश्मनी हो तो बोल दो कि फ़लाने शख्स ने कुरान के पन्ने फाड़े हैं, फ़लाने ने पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है। बस एक बार इस कानून के तहत FIR दर्ज हो गई तो बिना सबूत के आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 2024 में इस कानून के तहत 344 केस दर्ज हुए हैं और 1987 से आज तक 2800 से ज़्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं इस मामले में, इस कानून के तहत। पर एक फैक्ट ये भी है कि इस कानून की वजह से अभी तक किसी को मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई है। पर दिक्कत असल में ये है नहीं। असल दिक्कत इस बात से है कि इस कानून से किसी को भी आसानी से फंसाया जा सकता है, उसे टारगेट किया जा सकता है, फिर कोर्ट में सालों साल केस चलता रहेगा। ऊपर से जो इस कानून की मुखालिफत करते हैं उसे मार भी दिया जाता है। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर सलमान तासीर को इसी वजह से गोली मार दी गई थी। जो मिर्ज़ा अली इंजीनियर हैं वो भी इस कानून की खुलकर मुखालिफत करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, ईसाई और अहमदियाओं को इस कानून की आड़ में उनको फंसाया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। खैर, जिस कानून का मिर्ज़ा ने ज़िंदगी भर विरोध किया, अब उसी की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान का ईश निंदा कानून समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे अल्पसंख्यकों को इसके ज़रिए टारगेट किया जाता है। फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में लॉयर सलाहुद्दीन अहमद से समझेंगे कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर का ये केस कितना पेचीदा है और उनके जेल से बाहर आने के कितने चांस हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईश निंदा के कानून बनाए क्यों गए। साल 1860 की बात है। उस समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम भी हो चुके थे। उस साल हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। इसके पीछे धार्मिक वजह थी। तब अंग्रेज़ों को पहली बार लगा कि ऐसी लड़ाई तो भविष्य में और भी हो सकती है। इसलिए अंग्रेज़ों ने धार्मिक झगड़ों पर लगाम लगाने के लिए कानून बना दिया। इसके तहत अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई गई। मसलन अगर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको सज़ा होगी। कब्रिस्तान पर कब्ज़ा करना भी गैर कानूनी बताया गया। अगर ऐसा किया तो इसी कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। किसी की धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया तो सज़ा होगी और जानबूझकर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा तब भी यही कानून इस्तेमाल में होगा। ये एक तरह से ब्रिटिश भारत में ब्लास्फेमी लॉ की शुरुआत मानी जाती है। कट टू 1923। इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने ईश निंदा के इस कानून को मज़ीद और सख्त कर दिया। दरअसल हुआ ये कि इस बरस लाहौर के राजपाल एंड सन्स प्रकाशन ने एक किताब छापी जिसका शीर्षक था रंगीला रसूल। इसमें पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक झूठी बातें लिखी हुई थी, इसीलिए इसका मुस्लिम समाज विरोध करने लगा।
बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। लाहौर के सेशन कोर्ट ने राजपाल एंड सन्स के मुखिया जो राजपाल थे उनको दोषी माना, लेकिन राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने उन्हें ये कहकर राहत दे दी कि कानून में, जो हमारे पास मौजूदा कानून है, उसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो जुर्म है उसके लिए कोई सज़ा वाली कोई धारा है ही नहीं, तो हम सज़ा कैसे देंगे। और इस तरह राजपाल बरी हो गए। उनके बरी हो जाने से मुस्लिम समाज नाराज़ हो गया। कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ कई प्रदर्शन हुए। बाकायदा मस्जिदों से तकरीर की जाती कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है और राजपाल खुला घूम रहा है। ये बातें सुन सुनकर लाहौर का एक लड़का रेडिकलाइज हो गया। उसने राजपाल के कत्ल की ठानी और इस लड़के का नाम था इल्मुद्दीन। 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन ने एक खंजर ख़रीदा और राजपाल का उससे कत्ल कर दिया। जब ये कत्ल हुआ तो इल्मुद्दीन वहाँ से भागा नहीं, बल्कि पुलिस के सामने खुशी खुशी सरेंडर कर दिया। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। इल्मुद्दीन को मौत की फिर सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त इल्मुद्दीन का केस लड़ा, लेकिन वो ये केस हार गए और अल्लामा इकबाल जैसे विद्वान इल्मुद्दीन का उस वक्त समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये भी उन्हें बचा नहीं पाए। फिर 31 अक्टूबर की तारीख आई, 1929 साल था। इल्मुद्दीन को फांसी पर टांग दिया गया। इल्मुद्दीन के जनाजे में हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। अल्लामा इकबाल ने उसे गाजी का लक़ब दिया। गाजी यानी योद्धा। कहा जाता है कि इस घटना ने पाकिस्तान बनाने की जो तहरीक थी, जो आंदोलन था, उसमें जान फूंक दी थी और साथ में ईश निंदा कानून को भी और सख्त बना दिया था। रंगीला रसूल वाली घटना की वजह से पहली बार अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। फिर 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बना। वहाँ अंग्रेज़ों का, यानी पाकिस्तान में अंग्रेज़ों का ये जो कानून था वो कायम रहा। फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट किया। ज़िया के शासन में धार्मिक कट्टरता और बढ़ी। 1980 से 1986 के बीच ईश निंदा कानून को और सख्त बना दिया गया। 5 इसमें प्रावधान जोड़े गए। कुरान या पैगंबर मोहम्मद का अपमान या कुछ ख़ास धार्मिक नेताओं के ख़िलाफ़ अगर गलत बयानबाजी करते हैं तो उसके लिए कठोर कानून की व्यवस्था की गई, कठोर सज़ा की व्यवस्था की गई। फिर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने पर सीधे मौत की सज़ा तय की गई और यही वाला क्लॉज था 295C, जिसके तहत अभी मिर्ज़ा अली इंजीनियर को गिरफ़्तार किया गया है। हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर सलाहुद्दीन अहमद से पूछा कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का इतिहास क्या है। पाकिस्तान बनने के बाद जो अंग्रेज़ों से विरासत में उन्हें कानून मिला था उसे और सख्त क्यों बना दिया गया? वो तो अंग्रेज़ों के दौरान ही कानून बन गया था कि उस पे ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। उसके बाद उसमें कुछ तरमीम आती रही हैं। इसमें कुछ इजाफे हुए हैं और ख़ास तौर पे तौहीन रसालत के मामले में कोई अगर गुस्ताखाना कोई बात करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई है। फिर अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट की डिस्ट्रक्शन करता है या उनको डिस्ट्रॉय करता है या उनको डिफाइल करता है तो उस हवाले से भी कवानीन आए हैं। जब हम पाकिस्तान के ईश निंदा कानून की बात करते हैं तो आपको आसिया बीबी की कहानी भी सुनानी ज़रूरी हो जाती है। आसिया नूरानी उर्फ आसिया बीबी एक ईसाई महिला, ये एक गांव में जामुन तोड़ने का काम किया करती थी। आसिया बीबी अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि एक बार उन्होंने मुसलमानों की बस्ती से कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। जब ये बात वहाँ की मुसलमान महिलाओं को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और नाराज़गी जाहिर की। इस बात को आगे इतना बढ़ाया गया कि आसिया बीबी पर ईश निंदा कानून के तहत एक केस दर्ज कर लिया गया और उन्हें एक लोकल कोर्ट ने फांसी की सज़ा तक दे दी। हालांकि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से उन्हें राहत मिल गई, फांसी की सज़ा भी टल गई, पर विदेश जाने पर उनकी पाबंदी लगी रही। आसिया बीबी के केस के बाद पाकिस्तान में ईश निंदा कानून पर नए सिरे से बहस शुरू हुई। उस समय पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे सलमान तासीर। वो ख़ुद इस कानून की मुखालिफत करते थे, बोलते थे, लिखते थे। उनका कहना था कि इस कानून के ज़रिए किसी को भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है, इसलिए इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर ऊपर से तासीर आसिया बीबी की रिहाई की भी मांग करते थे, उनके लिए आवाज़ें उठाया करते थे। इसलिए वो अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते थे और इसी वजह से अपने ही देश में वो गद्दार बुलाए जाते थे।
4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर के बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और इल्मुद्दीन की तरह ही ये हत्या कर वो खुशी खुशी उन्होंने सरेंडर कर दिया। मुमताज़ को भी पाकिस्तान में नेशनल हीरो की तरह देखा गया। हालांकि वहां की अदालत ने मुमताज़ को तासीर के कत्ल में आगे जाके फांसी दे दी थी। इसमें 5 बरस का वक्त तो लग ही गया था। बहरहाल जब मुमताज़ का जनाजा उठा तो वहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जनाजे में शामिल हुए थे। सलमान तासीर की हत्या के ठीक 2 महीने बाद शहबाज भट्टी की भी हत्या हो गई। भट्टी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री थे और ईसाई थे। उन्होंने भी आसिया बीबी को सपोर्ट किया था, इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी उनका कत्ल कर दिया। सलमान तासीर, शहबाज भट्टी, ये सब तो हाई प्रोफाइल केसेस हो गए, पर ज़्यादातर लोग जो इसमें फंसते हैं वो आम लोग ही होते हैं और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। इसी वजह से मिर्ज़ा अली और पाकिस्तान का एक बड़ा लिबरल तबका है वो इस कानून की मुखालिफत करता है, उसका विरोध करता है। अब समझते हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर का केस। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक धार्मिक संगठन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में लिखा है कि मिर्ज़ा ने पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी लिखा जा रहा है कि वो एक पॉडकास्ट में ये बात बता रहे थे कि ईसाई धर्म में पैगंबर मोहम्मद के प्रति क्या मान्यताएं रखी जाती हैं। वहीं मिर्ज़ा अली के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि उनकी ये क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई जा रही है। ये पॉडकास्ट लगभग 1.5 घंटे का था, उनमें से कुछ चंद सेकंड्स की क्लिप उठाकर इंटरनेट पर चलाई गई है। हमने सलाहुद्दीन अहमद से पूछा कि इंजीनियर का केस कितना संगीन है और उनके जेल से बाहर आने की कितने चांस हैं। देखिए, केस तो ऑब्वियसली 295C की अगर दफा लगी है तो केस तो ऑब्वियसली संगीन होता है। ये कि वो बाहर कब आ सकते हैं वो तो अदालत के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको बेल ग्रांट होती है या नहीं होती। वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का मामला है। उस पे डिपेंड करेगा कि कब उनको रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। जी, लेकिन सर अमूमन ऐसे मामलों में कितना वक्त लग जाता है? देखिए, बड़ा डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। कई केसेस में बेल नहीं मिलती, कई केसेस में बेल मिल जाती है। वो जो इल्जामात हैं उनकी नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर जो नेचुरली केस कैसे बना है, क्या ग्राउंड्स हैं बेल के मौजूद या नहीं है, तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये कानून इतना ख़राब है तो इसे ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा, अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया गया है? इसका जवाब भी यही है कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी जैसी पार्टी इस कानून का समर्थन करती हैं। अगर कोई इस कानून के ख़िलाफ़ बोलता है तो सड़क जाम कर देते हैं। ज़्यादातर हिंसक प्रदर्शन होते हैं अगर ऐसी कोई बात आती है इस कानून को ख़त्म करने की। टीएलपी में बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट मानने वालों की अधिकता है। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए कोई सरकार इनसे टक्कर नहीं लेना चाहती। अगर कोई इस कानून को ख़त्म करेगा तो उनका सीधी सी बात है वोट बैंक भी चला जाएगा। यहाँ तक कि इमरान खान जैसे नेता भी ये रिस्क लेने से हिचकिचाते रहे हैं। उन्होंने तो 2019 में साफ साफ कह दिया था कि हम इस कानून को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके बाद वो चुनाव भी जीत गए, प्रधानमंत्री भी बने, हालांकि अब जेल में हैं। पर उनकी पार्टी के जो बचे कुछ सदस्य रह गए हैं वो भी इस टॉपिक से अब दूर ही रहते हैं। हमने सलाहुद्दीन अहमद से ये बात भी पूछी कि क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से पाकिस्तान की सरकार ये कानून ख़त्म नहीं कर पा रही है या इसकी कोई और भी वजह है। देखिए, इस कानून में सर्टेनली ऐसे केसेस हुए हैं जहां ये कानून मिसयूज हुआ है। उस पे काफी डिस्कशंस रही हैं कि इसमें इस कानून को मिसयूज से कैसे रोका जाए, क्योंकि कुछ केसेस में इल्जामात लगते हैं जो बेबुनियाद होते हैं। लोग अपनी दुश्मनियां वगैरह भी उसमें निकालते हैं। कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो उस चीज पे मैं समझता हूँ बैठ के बड़ी सीरियस संजीदगी से, और दूसरी तरफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं,
तो इस पे बड़ी संजीदगी से बैठ के डिस्कशन जरूरी है। जो लेजिस्लेटर्स भी हैं उनमें भी, और जो मजहबी जो फुकाहा भी हैं उनको भी साथ बिठा के कि कोई तरीकेकार निकाला जाए ताकि कानून जो है वो मिसयूज ना हो, और जो उसका मकसद है वो उस तक ही महदूद हो, और ऐसे सेफ गार्ड्स हों जो मिसयूज से बचा सकें। तो उस चीज पे मैं समझता हूँ कि संजीदगी से डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि बहुत कई केसेस में इस किस्म के इल्जामात लग जाते हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं होती या वजन नहीं होता। तो उन केसेस में फिर ऑब्वियसली फिर लोग सफर भी करते हैं। तो वो चीज रोकने के लिए कोई सेफ गार्ड्स और प्रिकॉशन जरूरी है। सर क्या इसकी एक वजह वोट बैंक भी है क्या? क्योंकि जब ऐसा कोई बात करता है तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी ऐसे संगठन एकदम विरोध में आ जाते हैं। तो क्या वोट बैंक भी इसकी एक वजह है? देखिए, आई डोंट थिंक नेसेसरीली वोट बैंक इशू है। अब नेचुरली जब रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो मामला वैसे ही बड़ा हसास हो जाता है। द रियल इशू आई थिंक इज कि इस पे इस चीज पे डिस्कशन बड़ी जरूरी है कि ये मिसयूज कैसा कैसे रोका जाए। वो जो है उस पे आई थिंक अभी तक उस सीरियसनेस से, और नेचुरली उसमें फिर सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को भी बिठाने की जरूरत होगी। आप लेजिस्लेटर्स का तो ऑब्वियसली रोल है, फिर आपने उसमें फीडबैक लेना होगा फ्रॉम पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्व, चाहे वो पुलिस हो या लिटिगेंट्स हो वगैरह, उनकी भी तो ताकि एक तरीकेकार बनाया जाए कि कानून को कोई मिसयूज ना कर सके। तो मैं समझता हूं कि उस वो बड़ी एक नीड ऑफ द आवर है। तो आपने पाकिस्तान के इस जिंदा कानून का इतिहास और वर्तमान समझा, विद्वान की राय भी सुनी। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी निवेदिता ने। मेरा नाम साजिद है और आप देख रहे हैं खबर गाँव।